बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे एक अजीब सी पसोपेश थी कि अगर मुझे माइनॉरिटीज़ पे, रूल ऑफ लॉ पे या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बात करनी है तो वो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि अगर माइनॉरिटी की बात करता हूँ मैं, तो क्या मैं शुरू करूँ कि कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी किसी जो सेटल्ड नॉर्म्स हैं हमारे, उसके रिलीज़ कर दिया गया। या मैं बात करूं हिजाब पर, जो एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिंपल सी बात है कि उसको इसलिए उठाया गया है क्योंकि उसके थ्रू हम एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं। This is one of the most critical and one of the most difficult phase, not for the people who are basically belong to the minority, but the people who are ordinary citizens, जो यहाँ एक आम शहरी है जिसका रूल ऑफ लॉ में विश्वास है, इस हिंदुस्तान के आइन में विश्वास है, हिंदुस्तान के कानून में विश्वास है, हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास है, उसका भी विश्वास जो है कहीं ना कहीं हिल रहा है या फिर कमजोर हुआ है। बात यह नहीं है कि हम माइनॉरिटी की बात करेंगे, बात है सिर्फ इंसानियत की। क्योंकि माइनॉरिटी का वर्ड जिससे लोगों को चिढ़ है या जिससे लोगों को तकलीफ होती है, उनको समझ लेना चाहिए कि जब माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी की बात नहीं करते, सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं। हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में अगर मैं स्टार्ट करूं तो जैसे मैं आप हमेशा बोलता आया हूं कि जब भी मैं इस मामले में बात करता हूं तो बहुत से लोग अपोजिशन करते हैं कि सर आप हमेशा माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सेकुलर स्टडी की बात करते हैं। माइनॉरिटी तो इंडिया में बहुत सेफ है, लेकिन डाटा तो कुछ और कहता है। हमने 1992 के अंदर यूएन डिक्लेरेशन में साइन किए, जो यूएन डिक्लेरेशन है जो बात करती है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस माइनॉरिटीज की, उस पर हमने साइन किए हैं। हमारी सरकार ने ये ट्रीटी पे साइन किए हैं, डिक्लेरेशन में साइन किए हैं। ये इंटरनेशनल लॉ है, ये बाइंडिंग है कि हम माइनॉरिटीज को, दोनों रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के, उनके जो हकूक़ात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो प्रोटेक्शन है, उनके राइट्स हैं, उसको हम हिफाजत करेंगे। ये सरकार का एक करारनामा है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके चंद दिनों पहले ही एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है, ट्रेजेडी होती है, जिसे हम 6 दिसंबर 1992 कहते हैं। तो कैसे हम समझें इस चीज को कि हम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं या डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटी की बात करेंगे तो आपको डेमोक्रेसी पे आना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी का एक सिंपल सा फार्मूला है, एक प्रिंसिपल्स है, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। If you are giving some rights of religious freedom, linguistic freedoms, cultural freedom to minority, it is basically the rights of the all individuals who believe or who belong to in this democratic system. Issue is not, ये मसला नहीं है कि सिंपली हम माइनॉरिटीज को कुछ राइट्स दे रहे हैं। हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम बिलीव करते हैं सेकुलरिज्म पे, और सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म की पहली सीढ़ी, पहला वर्ड ये है कि सरकार जो है माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेगी और ये उनको एहसास दिलाएगी कि इस कंट्री के अंदर, इस स्टेट के अंदर आपके सारे हक, आपके सारे राइट्स सेफ हैं, सिक्योर हैं। ये आप कहें, अगर आप मान के चलें कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, ये एक पुरानी और एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है या डेफिनेशन है जो हिंदुस्तान में जो है उसको कामयाब नहीं है। हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हमारा सेकुलरिज्म कहता है कि हमें अपने माइनॉरिटीज को ज्यादा एहसास दिलाना है कि वो इस देश के अंदर सुखी है, सेफ है, सिक्योर है, और वो हमारे अपने लोग हैं। और अगर हम वो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा सेकुलरिज्म फेल हो गया है। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसके अंदर मामला खत्म हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने, स्टेट ने जनता को सेकुलराइज करने के लिए क्या किया? सरकार ने आम जनता को एक इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर सिखाने के लिए क्या किया कि हमें दूसरे रिलीजन की किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है।
सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम एक कम्युनल हार्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस की भावना है, और ये एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स है सेकुलरिज्म के, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। लेकिन आज जो हम हालात देखते हैं, आई एम वेरी सैड एंड वेरी वेरी सॉरी टू से दैट a large population of the minority community who are believing in the rule of law, who believe in the Constitution of India, they are gradually losing confidence in the state instrumentalities, and this is the situation of the declining of the state. देखिए कोई भी इदारा जो होता है, जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, वो अपने आप में माकूल और बहुत ताकतवर और उसकी रिस्पेक्टफुल इमेज ऐसा नहीं बनती कि सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर उसका पावर बहुत ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट के इंस्टीट्यूशन को मजबूत स्ट्रांग बनाता है जनता का विश्वास, और अगर एक खास कम्युनिटी का विश्वास हिल गया है या हिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस वाली बात हो जाती है। ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि हम उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते जिसे हम सिविलाइज कहते हैं, क्योंकि सिविलाइज सोसाइटी की खास पहचान होती है कि हमारे दुख दर्द सभी कौमों के, हमने मिलके रहना है, मिलके रहेंगे। कोई जाने ना जाने, लेकिन मुझे मालूम है कि जमात इस्लाम के जो यहाँ पे सरबराह बैठे हैं, और इस मरकज़ की एक अपनी एक हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर, और कितना कुर्बानियाँ दी। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप किसको कहेंगे कि मरकज़ या जमात इस्लामी हिंद ने क्या कुर्बानियाँ दी, मैं कहूँगा उसका नाम टॉप पर है। अगर हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, इसके ताने बाने को बचाने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने क्या क्या किया, तो लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतना है कि वो बताया भी नहीं जा सकता। ये हमारा सेकुलरिज्म है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी माइनॉरिटीज की है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप हजरात यहाँ पर सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी माइनॉरिटी की नहीं है। अगर सेकुलरिज्म बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। आज की हालात के अंदर सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। कॉमन सिटीजन्स को आना होगा, आगे खड़े होना होगा माइनॉरिटी के साथ, मुस्लिम के साथ, और वो करेंगे, डिफरेंसेस पैदा करेंगे, कभी शिया के नाम पर, कभी सुन्नी के नाम पर, कभी देवबंदी के नाम पर, कभी बरेलवी के नाम पर, कभी किसके नाम पर, कभी किसके नाम, लेकिन हमने एक रहना है, हमने मिलके रहना है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हमारी कुरान एक है, हमारा कलमा एक है, हमारी नमाज एक है, फिर किस बात के डिफरेंसेस हैं हम लोगों के? और यही चीज मैं दलित कम्युनिटी से कहता हूं कि दलित कम्युनिटी को भी आगे आना होगा, और इसके लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में शायद कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो दिल को सुकून पहुंचाने वाली होगी, जिसमें पता चलेगा कि दलित कम्युनिटी के लोग भी, दलित लीडरान और लीडरशिप जो है वो मुस्लिम के साथ थी, आगे और जोशो खरोश से आगे आएगी। अगर मैं माइनॉरिटीज के मसाइल की बात करूं, और आज की डेट में माइनॉरिटीज की क्या इश्यूज हैं जो मुझे लगता है कि वास्तव में जिस इशू को तरफ सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए वो ये है कि राइट नॉट टू बी किल्ड आर्बिट्रेरली, राइट नॉट टू बी किल्ड इन द पुलिस वायलेंस, राइट नॉट टू बी किल्ड इन द पुलिस कस्टडी, राइट नॉट टू बी किल्ड इन द फेक एनकाउंटर, राइट नॉट टू बी स्पॉइल द लाइफ ऑफ द इनोसेंट बॉयज इन द फेक टेररिज्म केसेस। दिस इज द रियल लाइफ। हम कर लेंगे, हम अपने एजुकेशन का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन कम से कम मैं मान के चलता हूं कि आज एक आम माइनॉरिटीज की, मुस्लिम, पार्टिकुलरली मुस्लिम्स की ये खास टेंशन है, उसके लिए कह लीजिए उसकी वरी है कि वो जो स्टेट का जो कम्युनलाइजेशन हो चुका है, अथॉरिटीज का कम्युनलाइजेशन हो चुका है, पुलिस का जो कम्युनलाइजेशन हो गया है, स्टीरियोटाइपिंग हो गई है, वो एक खतरनाक बात है, और ये सही बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें इस डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, और आज की डेट में इस डेमोक्रेसी को, इस सेकुलरिज्म को
हमारी सिविल लिबर्टीज़ को, हमारे हार्मनी और हमारी डाइवर्सिटी को बचाने की जिम्मेदारी मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी है, और तमाम लोगों की हैं जो डिप्रेस क्लास हैं, ऑपरेट सेक्शंस हैं, और वो लोग, तमाम लोग जिनके जिनके हालात ऑलमोस्ट माइनॉरिटी जैसे ही है. This is the one of the most important factor in my view that what is the major concern of the minority right. Another important thing is that I wish to highlight the issue of the hijab. Unnecessary बहस है. आपको शौक लगेगा कि मैं लॉ पढ़ाता हूं, और मैं लॉ कई सालों से पढ़ा रहा हूं, और मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. कैसे 70 सालों से हिजाब को लेकर इस हिंदुस्तान के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं. केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, हिजाब इज ए रिलीजियस पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस. मैं पर्सनली आप मुझसे मेरी जाति राय क्या है हिजाब के मामले में, तो मैं आई एम अगेंस्ट. मैं नहीं चाहता कि हमारी बच्चियां जो है बुर्का पहने या हिजाब पहने. पर्सनली आई एम अगेंस्ट. लेकिन अगर हमारी बच्चियां पहनना चाहती है, दिस इज मैटर ऑफ चॉइस, और ये कम्युनिटी से आना चाहिए, ना कि हमारे यहां से आना चाहिए. स्टेट अथॉरिटी नहीं कह सकती. प्लीज, to be very frank, state authority cannot force somebody to remove or not to follow the hijab practice. If they are not happy, if they are not comfortable, they themselves decide whether they continue the hijab or not. Who are you and what are you? How the state can interfere in the religious practice? And I'm very shocked. मैं बहुत shocked हूं. समझ नहीं आता मुझे मैं कैसे रिएक्ट करूं कि जो कोर्ट के जो जजमेंट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जुडिशरी, बट आई एम डिफर रिस्पेक्टफुली विद सर्टेन ऑब्जर्वेशन. वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट द कोर्ट्स आर नॉट एक्सपर्ट इन द थियोसॉफिकल थियोक्रेटिक मैटर और रिलीजियस मैटर ऑफ द इस्लाम. मैंने भी थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत. और जहां तक मेरी समझदारी है कि जो नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, उनके अलावा कुछ कल्चरल प्रैक्टिस होती है. जो हिजाब का मामला है वो भी कई मामलों में इंपॉर्टेंट है. इस पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई शक शुबा नहीं है. उसके बावजूद इस तरह के जजमेंट आते हैं तो तकलीफ होती है कि हमारा ये वो जुडिशरी है जिस पे हम नाज करते थे, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी, लेकिन शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है. तो हिजाब वाले मामले पे आप, और दूसरी बात, मेरे यहाँ पे तमाम हजरात बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं. मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप जो है इस मामले को ना आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका रिएक्शन आए. वो जानबूझकर ऐसा चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, और जैसे ही पिछले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे हुआ था, हमें मालूम है उसमें कितनी बच्चियों ने, कितनी लेडीज़ों ने, कितनी मुस्लिम खवातीन ने एफआईआर करवाई ट्रिपल तलाक के मुद्दे. हमें मालूम है वो 2, 3, 4, 5 जगह उस पर. लेकिन अगर हम हिजाब के मुद्दे पर हम आगे बढ़ेंगे तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा रिएक्ट करें. हमें असर्टिव दूसरे तरीके से होना पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए कि जब ये बात आएगी ना रिलीजियस प्रैक्टिस की, तो फिर आप एक सिख को भी आप कैसे अलाउ करेंगे कि वो एक पगड़ी पहन के स्कूल में एंट्री करे? और भी दूसरे मजहब के लोग हैं, कोई तिलक लगाता है, कोई जनेऊ पहनता है, कोई क्या करता है, क्या सबको मना करेंगे आप? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है. ये लोग चाहते हैं कि आपका रिएक्शन आए और आप सड़कों पे उतरें और इस तरह के मामला में. और मैं कह रहा हूं कि ये अपने कॉन्ट्रडिक्शन खुद फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह से. तो हिजाब का मुद्दा है एज ए कम्युनिटी में, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनली आई एम वेरी मच अगेंस्ट द हिजाब, कि हमारी बहन बेटियां जो हैं हिजाब पहने या वो, लेकिन अगर वो नहीं पहनना चाहती तो उनकी तरफ से आना चाहिए. लेकिन हम स्टेट इंपोज नहीं कर सकता कि आप पहने या ना पहने. ये मैटर चॉइस का है. और सवाल ये है कि क्या माइनॉरिटीज के बच्चे स्कूल में एजुकेशन के हकदार हैं या नहीं? क्या उनको इसलिए मना किया जाएगा कि वो उनकी कल्चरल प्रैक्टिस डिफरेंट है फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी? ये मुद्दा है सवाल. इसके अलावा एक और मुद्दा है जो मैं
अक्सर सोचता हूं कि क्या वास्तव में इस देश के अंदर, इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कहाँ कोई कुछ ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का एग्जिस्ट ना होना इस बात का सबूत है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जो है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है। और हम चाहेंगे, मैं कई सालों से लिख रहा हूं इस चीज को, कई कई मौकों पर मैंने बात की है कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी आज की डेट में पूरी तरह डिस्फंक्शनल बॉडी है। आपको पता है कि उसके अफसरान, उस पर ज्यादा मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जितने मुद्दे आए, आप दिल्ली दंगों का मामला देखिए, कहीं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी नजर नहीं आया, हिजाब मामले मुद्दे पे मामला नजर नहीं आया, और भी आप जितने मुद्दे गिनेंगे उतने मुद्दों पे नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं है? इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड आनी चाहिए कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को भी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। एक बार वो मिल जाएगा तो काफी मसाइल जो है, मेरा अपना मानना है कि वो सॉल्व हो जाएंगे, काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। बट ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से काम नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है एनसीएम को, उससे काम नहीं चलेगा। एनसीएम के जो तमाम ओहदेदार हैं और जो तमाम बड़े अफसरान हैं या बड़े उसके जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उनको जमीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि एक आम माइनॉरिटीज के बंदे से आप पूछें तो उसको तो मालूम ही नहीं है कि एनसीएम कुछ नाम की कुछ चीज भी है, एग्जिस्ट करती है। उसकी सुनवाई होगी कि अगर मुझे लगता है कि मैं एनसीएम जाऊंगा तो मेरी सुनवाई होगी। तो ये इस तरह का इदारा है जो मतलब कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है। ये किस तरह के इदारे बनाए हैं हमने। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी रिसेंटली यूएन सेक्रेटरी जनरल इंडिया आए थे। उन्होंने जो बातें कही वो बातें हैं कि हमारे लिए एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक यूएन का टॉप ऑफिशियल्स हमको लेक्चर दे रहा है कि आप डेमोक्रेसी के मामले में अपनी इमेज को इंप्रूव करें, ठीक करें। वो बता रहे हैं इंडिया में आके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, बता रहे हैं कि यहां पर हालात खराब हैं। यहां पर जो हेट स्पीच का मामला है वो कंट्रोल से बाहर है। ये कौन लोग हैं जो हेट स्पीच देने के बावजूद भी साफ साफ बच जाते हैं? अगर एफआईआर भी होती है तो बहुत मामूली धाराओं में होती है, बहुत बेलेबल या बहुत ही मिनिमम फाइन वगैरह जैसे चार्जेस पे एफआईआर होती है। सवाल यह है कि यूएन की बॉडी को यह नजर आ जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत को यह नजर नहीं आता है। ताज्जुब है, अफसोस है कि यूनाइटेड नेशंस जो अमेरिका में इतना बड़ा इदारा है, दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, उसका चीफ इंडिया में आके लेक्चर देता है कि आपके यहाँ हेट स्पीच जो है वो एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है, आपकी माइनॉरिटीज खतरे में हैं, आपकी माइनॉरिटीज जो है अपने आप को सहमा महसूस कर रही है, आप उसके मामले में कुछ कीजिए। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है और हमारी छोटी जो हमारी अदलियां हैं, वो उनको नजर नहीं आता। बड़े अफसोस और बड़े शौक की बात है। ये जो चीजें हो रही हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये मान के चलता हूं ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द बिग प्रॉब्लम। कॉन्स्पिरेसी कुछ ज्यादा गहरी है या बड़ी है। मैं अक्सर मिलता हूं, ज्यादातर मेरा जो लिखाई पढ़ी का काम है वो, और मैं काफी प्रैक्टिकल
लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी लोगों से बात, स्टडी वगैरह देखता रहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, अमन पसंद, तरक्की पसंद शख्स है, शहरी है। जो भी मामलात आए हैं और जो भी, उसमें ये भी निकाल के दीजिए कि कितने हमारे बच्चों को अदालतों ने बरी कर दिया फॉल्स टेररिज्म केसेस के अंदर, और कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे जहन्नुम बनाई गई। कहने का मतलब ये कि हमारा माइनॉरिटी कम्युनिटी वन ऑफ द मोस्ट सेफ, कभी नहीं रही ऐसी कोई बात जिसमें उन्होंने कुछ फंडामेंटलिज्म की तरफ कोई इशारा किया हो या इशारा दिया हो या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की हो जो एंटी नेशनल हो, नहीं की। और जो भी है वो सारी बेबुनियाद है, बनाई हुई है, फर्जीवाड़ा है सारा। ये मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की अदालतें कह रही हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा किसी पार्टिकुलर अदालत का, कोर्ट का, बट देयर आर सर्टेन जजमेंट्स जहाँ पर कई मामलों में अदालतों ने साफ साफ हमारे बच्चों को रिलीज़ किया है कि उसके बाद ना कोई उनको कंपनसेशन दिया, ना कोई उनको कुछ नहीं, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई उनके लिए। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं और हमें अभी अलर्ट रहना है। हमने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने आसपास के लोगों को इतना गाइड करना है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए। दूसरी बात ये कि हमारे बच्चे, जो हमारे नौजवान हैं, वो एजुकेशन की तरफ उनका होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को लॉ पढ़ाइए, कानून पढ़ाइए। हर घर से एक लॉयर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको कई सारे आपके जो अधिकार हैं, आपके राइट्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको उन राइट को कैसे डिफेंड करना ये भी समझ में आएगा। लॉ पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को इस तरफ आगे कीजिए कि आप लॉ पढ़ें। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी बात है हमारे माइनॉरिटी की कम्युनिटी की, जिसकी सबसे ज़्यादा अभी वो है अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। जहाँ तक मैं अपना मान के चलता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांट अकोमोडेट द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी भी एक लिमिटेशन है। तो कम्युनिटी को खुद आना पड़ेगा। मुझे मालूम है हालात क्या है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कह दिया था, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के दलितों से ज्यादा खतर बुरी है। एजुकेशन में ये कहीं नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में कहीं नहीं है, इंजीनियरिंग कोर्सेज में, मेडिकल साइंस में कहीं नहीं, जॉब्स में कहीं नहीं। अब थोड़ी बहुत यूपीएससी के कुछ बच्चे निकल के भी आते हैं तो उनके बारे में एक तरह तरह के टीवी में प्रोग्राम आते हैं, उसके बारे में तमाम तरह की बातें की जाती हैं। तो सवाल यह है कि हमने क्या कम्युनिटी की तरफ से, मुझे मालूम है कि कुछ कम्युनिटी की तरफ से इनिशिएटिव हुए हैं इस मामले को लेकर कि भाई कैसे यूनिवर्सिटी सेटअप की जाए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपके अंदर इतना मादा है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, काबिलियत है कि आप हर घर से भी 10 रुपये, 1 रुपया खड़े खर्च करें तो आप अपनी एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप अपनी खुद की यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है किसी की। मेरे मुस्लिम भाई इतने काबिल हैं कि अगर वो 10-10 रुपए भी खर्च करें तो आप एक अपनी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद आप खुद रोजगार देंगे दूसरों को। तो ये एक सजेशन है कि भी किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात ये कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो मुद्दा है, कुछ कानून इस तरह के आए हैं जो बहुत तकलीफ पैदा करते हैं। वो कानून ऐसे हैं कि मेरा, जैसे मैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहूं या मैं कुछ भी किसी भी फेथ को मानना चाहूं तो मेरी अपनी इंडिपेंडेंस है, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन ने मुझे ये दी है लिबर्टी, ये राइट दिया है मेरे को। हिंदुस्तान के आईन ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं किसी भी फेथ को मानूं, चाहे बुद्धिज्म को मानूं, चाहे इस्लाम को मानूं, चाहे क्रिश्चियनिटी को मानूं, चाहे सिखिज्म को मानूं, किसी को भी मानूं।
लेकिन कुछ कानून ऐसे आए हैं जैसे कर्नाटका एंटी कन्वर्जन लॉ, फ्रीडम ऑफ, जो अभी आया है, कर्नाटका फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, और जो गुजरात के अंदर एक कानून आया है और मध्य प्रदेश में कानून आया है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 21 और 25 का। ये किस तरह के कानून बना रहे हैं? हम क्या अपना मजाक उड़वा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे इसके अलावा भी कुछ कानून ऐसे बने हैं जो क्वेश्चन मार्क हैं, एक पूरा क्वेश्चन मार्क है हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि क्या वास्तव में हम इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा पाएंगे इस तरह से, अगर इस तरह के कानून बनाएंगे तो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ, हमारे आइन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि हमें अपने हिंदुस्तान की आजादी के अंदर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उनके बलिदानों को बेकार नहीं जाने देना। हम बहुत बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। उस ड्यूटीज में लिखा हुआ है कि हमने अपने हिंदुस्तान की आजादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उस कुर्बानियों को हमने बेकार जाया नहीं जाने देना है। और आपको मैं बता दूं कि जलियांवाला बाग जो घटना घटी थी, जो मास्कर हुआ था, जिसमें कितने लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। जलियांवाला बाग के अंदर वो जो भीड़ थी, जो पब्लिक मीटिंग थी, वो ऐसे नहीं थी, वो खामाखा नहीं बैठे थे वहां पे मीटिंग के अंदर। वो एक खतरनाक कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, वो एक खतरनाक कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए थे जिसमें ब्रिटिश हुक्मरान को ये आजादी दी गई थी कि वो किसी को भी शक और शुबा के बुनियाद पर उसको अरेस्ट कर लें, उसको डिटेन कर लें और उसको जेल में सड़ा दें। ख़वातीन हजरात, यहां पर इस समय इस हिंदुस्तान के अंदर, आज के हिंदुस्तान के अंदर, हम रॉलेट एक्ट से ज्यादा खतरनाक कानून बना चुके हैं। हम उससे ज्यादा खतरनाक कानून बना चुके हैं, रॉलेट एक्ट से ज्यादा, और उसका सबसे ज्यादा मिसयूज किस पे हो रहा है? माइनॉरिटीज पे हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, बड़ी सीधी सी बात है कि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसकी एक खास पॉपुलेशन अंडर प्रिविलेज्ड, डिप्राइव्ड या आइसोलेटेड रह जाए। मेरा जिस हिंदुस्तान की बात मैं करता हूं, जिसका ख्वाब मैंने देखा है, वो हिंदुस्तान वो है जो सबको साथ लेके चलता है। एक फैमिली के एक बाप के एक बाप के अगर 4 बच्चे हैं, उसमें 3 बच्चे अच्छे निकल जाएं और एक बच्चा ना पढ़ पाए, तो उस बाप को तो दुख होगा कि मेरी जो कामयाबी है इस फैमिली की, वो पूरी नहीं है जब तक कि मेरा बेटा नहीं, जो चौथा बेटा जो नहीं पढ़ पाया, वो काबिल ना बन जाए। यही बात हिंदुस्तान के ऊपर आती है कि जब तक हमारे देश के, हमारे मुल्क के मुसलमान भाई, हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी एजुकेटेड नहीं होगी, काबिल नहीं होगी, उनको उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक किसी, चाहे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, चाहे किसी भी कौन सी इकोनॉमी हो, हम नहीं बन पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी, नहीं बन पाएंगे हम, क्योंकि एक सेफ और एक सिक्योर और एक रूल ऑफ लॉ ऑर्डर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस करने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो मुसलमानों के बारे में ये बात बोलते हैं कि इनका इकोनॉमिक बायकॉट किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि इससे ये चीज पॉसिबल। सारी दवाइयां सिप्ला की बनती हैं, कैसे करेंगे? हमदर्द के दवाखाने की दवाइयां खा के हम बच्चों से बड़े हुए। सीरम इंस्टीट्यूट जो है आधार पूनावाला का, ही इज आल्सो मुस्लिम, पूरी हिंदुस्तान को उसने कोरोना फ्री किया है। क्या ये कर सकते हैं? आज हिंदुस्तान अगर सुख चैन की सांस ले रहा है तो एपीजे अब्दुल कलाम की बदौलत, जो उन्होंने इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम बनाया और बहुत सक्सेसफुल बनाया। ये जो वाहियात बातें कर रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ आपको इंस्टिगेट करना चाहते हैं,
और एक समझदार आदमी की पहचान यह है कि जब एक इल्मदार और एक काबिल आदमी कुछ बात करे, आगे बढ़े, तो पीछे के जो जो जानवर हैं, भौंकते हैं, उनको भौंकते रहने दिया जाए, और हमारा काम यह है कि हमने आगे बढ़ना है, ना हमने दाएं देखना ना बाएं देखना, हमने आगे देखना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। हमारा सबसे बड़ी हमारी जो दौलत है माइनॉरिटीज के लिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने वास्तव में दलितों के लिए ज्यादा काम किया, नहीं, उनको मालूम नहीं है कि अंबेडकर ने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को जब तक बराबरी का हक नहीं मिलेगा तब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर आप माइनॉरिटी को दे रहे हैं तो आपको दलितों को भी देना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। जो लोग ये सोचते हैं कि अंबेडकर साहब ने माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया, उनको मेरी दरखास्त है कि वो जरा पढ़ लें पहले थोड़ा सा कि वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या था माइनॉरिटीज के लिए, खासकर मुस्लिम्स के लिए की, और वो काफी हद तक उन्होंने उसके लिए काम किया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सबसे बड़ी हमारी जो दौलत है, हमारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, वो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी जितने भी मूवमेंट हुए थे, चाहे वो सीए का मूवमेंट हुआ हो, चाहे उससे बाद जो दिल्ली दंगों के बाद कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है इंसाफ के लिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रियम्बल को रीड किया गया। ये साबित करता है कि हमारी प्रियम्बल आज भी रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट रहेगी। और तमाम जगहों पर ये प्रियम्बल जो है ये रीड की गई प्रोटेस्टर द्वारा। प्रोटेस्टर ने जो वहां पर जो डेमोन्स्ट्रेशन करने आए थे, उन्होंने प्रियम्बल को पढ़ा और बताया स्टेट को, अथॉरिटीज को, पुलिस को कि देखिए ये राइट हमारा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक मैं लास्ट बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को सबसे पहले अपने आप को इनसिक्योर फील करना बंद करना पड़ेगा। हमें एक्सप्लोर करनी है अपनी अदर पॉसिबिलिटीज, अलायंस। दो दुखी जब मिलते हैं तो शायद अपने दुख दर्द बांटते हैं, उसमें उसको मन हल्का होता है और उनके अंदर लड़ने की मजबूती आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि दलित और मुस्लिम्स कम्युनिटी का एक होना बहुत जरूरी है। उसके लिए इंशाल्लाह की जाएगी, तैयारी की जाएगी। दलित और मुस्लिम यूनिटी, आज दलित भी उतना ही डिप्रेस्ड है। आपको शायद मालूम है, नहीं मालूम, लेकिन क्या हालत है गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। किसी बच्चे को पानी का गिलास छूने पर उसकी मौत हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो एक लोअर कास्ट का है। एक शख्स इसलिए मार दिया जाता है कि उसने जो है मूछें रख ली हैं। ये किस हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लोग? ये तो सपनों का भारत नहीं था जो गांधी जी ने देखा था, अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था। तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आप बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, समझदार हैं। दलित मुस्लिम यूनिटी विल बी डेफिनेटली मेटलाइज, विल बी ऑपरेशनलाइज इन कमिंग डेज, एंड जितना भी इंस्टिगेट किया जाएगा आपने रिएक्ट नहीं करना। एक लास्ट बात मैं और कहना चाहता हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार इस मामले में काम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल नहीं है। आपसे ज्यादा कंसर्न उन लोगों का है जो दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, साउथ के लोग हैं। अभी कोई ड्राफ्ट ही नहीं आया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि उसमें अपने अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि वो वैसे ही डिफीट हो जाएगा। वो चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में सड़कों पे आए और वो इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ प्रोटेस्ट करें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। ऐसा अवॉइड करें। मुझे लगता है कि जहाँ तक क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ, टीचर रहा हूँ, तो मुझे इतना पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना डाइवर्सिटी है
जिस कम्युनिटी के अंदर, नॉर्थ इंडिया की कम्युनिटी के अंदर, हिंदुओं के अंदर 7 फेरे होते हैं, साउथ में तो 7 फेरे होते ही नहीं, वहां तो एक मंगलसूत्र डाल के शादियां होती। तो क्या आप वहां पे कैसे करेंगे? हमारे यहाँ सपिंदा रिलेशनशिप है कि भाई आपको एक 7 डिग्री कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री है कि आपने यहाँ मैरिज नहीं करने। साउथ के अंदर आपको मामा या बुआ या कुछ रिश्तेदारी में आप मैरिज कर सकते हैं। केरला के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कर सकते हैं, तमिलनाडु के अंदर कुछ कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड करोगे जब पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल कम्युनिटी के अपने मैरिज की अपनी कंडीशंस हैं, उनके डाइवोर्स मैटर अलग हैं, उनके अडॉप्शन मैटर्स अलग हैं, आप उनको पर भी लगाओगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना चाहते हो तो गोवा में लगाओ ना। गोवा में आज भी पुर्तगाल का इतना पुराना सिविल कोड कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, वो अभी चल रहा है। वो उसके अंदर कई ऐसी बातें हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी, हजम नहीं होंगी, बहुत सी चीजें उसमें अजीब व गरीब हैं, लेकिन वो चल रहा है। तो क्या वो जो नया यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो गोवा को भी रिप्लेस कर देगा? गोवा का जो अपना पुर्तगीज सिविल कोड है 1867 आई थिंक, कंफ्यूजन है उस पर बहुत ज्यादा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात आ रही है उस पर इतना करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं लास्ट एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी मैं यहां आता हूं मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गया हूं, क्योंकि यहां पर आकर आप लोगों से बात करके, मिलकर इतनी खुशी होती है कि आपके साथ अपनी बात करके, आपको समझा कर, शायद कुछ लोगों के अंदर ये तसल्ली हो जाए कि हालात इतने खराब नहीं है जितने बताए जाते हैं। मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इनका जब भी कॉल आता है तो मैं मना नहीं कर पाता। मरकज आना है तो चाहे किसी भी हालत हो जाए, आना तो आना है। तो विद ऑल दीज वर्ड्स, विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू and thank you so much for listening me. Please take care. Allah Hafiz. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेहमान भाई डॉक्टर नरेंद्र नगरवाल जी यहाँ मौजूद ज़िम्मेदारान मरकज़, ज़िम्मेदारान जमात और बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों और मोहतरम बहनों, आज का ये उन्वान माशाल्लाह हमारे डॉक्टर नगरवाल साहब ने उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ कवर किया है। और जैसा कि बताया कि डॉक्टर नगरवाल साहब मरकज़ के लिए नए नहीं हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपकी यहाँ आमद रही है और आप अपने मैदान के, अपने फील्ड के एक माहिर समझे जाते हैं और बहुत गहराई से इन्होंने काम किया है, रिसर्च भी किया है। आज की जो गुफ्तगू रही है उसका एक पहलू तो कानूनी पहलू है जो इन्होंने डिस्कस किया है कि हमारे मुल्क के कानून में क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या होना चाहिए, हमारे दस्तूर में जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ की कैसे हिफाजत की जानी चाहिए। फिर हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का रवैया क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया क्या है, उस पर भी आपने बात की। और ख़ास बात यह है कि आपने इन सब बातों के साथ साथ जो बातें भी की हैं वो दिल से की हैं। आपने अपने जज्बात का भी इजहार किया है और इन हालात को बदलने में आपका, हमारा क्या रोल हो सकता है उस पर भी आपने तबसरा किया है। और हमारे मुल्क में क्या पहलू हैं जो कमज़ोर हैं, कौन से वो पहलू हैं जो हमारे अंदर उस कमज़ोरी को दूर करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पर भी आपने रोशनी डाली है। और हमें खुशी है इस बात की कि आप जैसे जो हजरात हैं माशरे में, ऐसे लोगों की तादाद और बढ़नी चाहिए ताकि इस समाज में एक मुस्बत और पॉजिटिव चेंज जो हम लाना चाहते हैं
और जिस ख़तरे से हमारा मुल्क इस वक्त गुज़र रहा है, उस ख़तरे का मुकाबला हम मिलजुल कर ही कर सकते हैं। और ये बात सही है कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो मजलूम हैं, जिनके हुकूक पामाल हो रहे हैं, उन लोगों को तो अपने बारे में फ़िक्रमंद होना ही चाहिए और उन सबको मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है। लेकिन इस्लाम की तालीमात हमें इससे भी आगे बढ़कर हिदायत करती है, और वो ये है कि जुल्म, नाइंसाफ़ी किसी पर भी हो, हम हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, हम हमेशा मज़लूम के साथ खड़े हों। जालिम चाहे हमारी कम्युनिटी का हो, हमारा हम मज़हब हो, तो भी हम जालिम का साथ न दें, बल्कि हम मज़लूम के साथ खड़े रहें। एक बात। दूसरा, जो आपने एक दिल से बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया, नसीहत भी की है कि ये जो एजेंडा है इन ताकतों का, वो एजेंडा हमको डिवाइड करने का और हमको डिस्ट्रैक्ट करने का, जो असल इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ से आपका ध्यान हटाने का जो एजेंडा है, उसको समझने की ज़रूरत है। किस मसले पर हमारा रिस्पॉन्स क्या हो, हमारा रद्द अमल कैसा और कितना हो, ये बहुत ठंडे जहन से सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिस्पॉन्स और हमारे रिएक्शन में जज्बातियत पैदा हो और वो उनके एजेंडे को मजबूत करे। तो इस पहलू को सोचते हुए हमें हर कदम और इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर नागरवाल साहब के, और आपके ख़यालात और आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। कुछ पहलू ऐसे हो सकते हैं जिन पर आपकी राय और हमारी राय में फ़र्क हो सकता है, और ये फ़र्क होना एक फितरी बात है। आपने हिजाब के मसले पर अपनी पर्सनल राय का इज़हार किया है, आपको राय रखने का हक़ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन डायलॉग और बातचीत का सिलसिला बराबर जारी रहना चाहिए। ख़ास तौर से इस्लाम की एक बुनियादी बात मैं आप इस मौके पर अर्ज़ करना ज़रूर समझता हूँ, और वो ये है कि इस्लाम तमाम इंसानों के लिए गाइडेंस और रहनुमाई पेश करता है। उसके सामने इंसान है सिर्फ, और इस्लाम में, कुरान में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो हिदायत हैं वो इंसान की नेचर और फितरत पर मबनी है। कई बातें वो हैं जो हमारे फ़ौरन समझ में आ जाती हैं, बहुत सी बातें वो हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन जो हिदायत हैं, यानी कुछ चीज़ों का हुक्म दिया गया है, कुछ चीज़ों से रोका गया है, लेकिन इन सब में जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है उसमें भी, और जिन चीज़ों से रोका गया है उसमें भी, अल्लाह ताला की रहमत और इंसानों पर उसका रहम और करम और इंसानियत के लिए उसकी कृपा और दया, ये उस पर छाई हुई है। उसका जो भी हुक्म है इंसानों को तकलीफ़ से बचाने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए बाज़ चीज़ों का हुक्म दिया गया है, बाज़ चीज़ों से रोका गया है। मसलन इस पर अलग राय हो सकती है कि शराब इस्लाम में हराम है, बहुत से लोग उसको उस तरह नहीं समझते, लेकिन हम समझते हैं कि शराब इसलिए हराम है कि शराब उसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान समाज के लिए इतना ज़्यादा है और इंसान की नेचर के लिए वो इतना ख़तरनाक है कि माशरे में बिगाड़ पैदा कर सकते। इसी तरह सूद हराम है, ब्याज, बहुत से लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, एकेडमिक भी, लेकिन एक पूरा जो माशी सिस्टम है अल्लाह ताला ने उसको हुक्मन रोका है कि जो इंटरेस्ट और ब्याज की मुख्तलिफ शक्लें हैं वो समाज को एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जाती है, समाज को गलत रुख पर ले जाती है। इसी किस्म का हुक्म जो है वो हिजाब के बारे में है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है कि ख़वातीन का इस समाज में, माशरे में क्या रोल हो। हिजाब इसलिए
हिजाब की जो हिदायत है, असल में आमतौर पर हिजाब को हम बहुत ही महदूद दायरे में समझते हैं तो गलतफहमी पैदा होती है। हम हिजाब को सिर्फ बुर्का समझते हैं या हिजाब को सिर्फ एक ड्रेस कोड तक महदूद कर देते हैं। हिजाब एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि समाज में औरत का रोल और मकाम कैसे हो, क्या हो, और उसको एक्टिवली उस रोल को अदा करने के लिए जब औरत समाज में आए तो फिर उसको किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ताकि हम उस टैलेंट से और ख़वातीन की उन सलाहियतों से पूरा फ़ायदा भी उठाएं और उन अंदेशों और नुकसानात से भी समाज को हम बचा सकें। तो बहरहाल ये सिर्फ हिजाब जो है वो सिर्फ ड्रेस तक महदूद नहीं है, बल्कि एक पूरा एक माशरे का एक सिस्टम है कि किस तरह की सोसाइटी हम बनाना चाहते हैं, और जिसमें हिजाब के कॉन्सेप्ट में ये बात कहीं नहीं है कि हिजाब कहीं लोगों को तालीम से रोकता हो या तरक्की की से रुकावट बनता हो, या बल्कि ये उसको एक आइडेंटिटी देता है, एक मजबूती देता है, एक डिग्निफाइड चीज़ देता है, और बहुत सी चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करता है, और किसी भी मामले में वो रुकावट नहीं बनता। तो बहरहाल इन चीज़ों पर मुझे लगता है कि हमें समाज के साथ, लोगों के साथ और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि जो सही पहलू हैं उन पर बातचीत हो। इन सब के बावजूद भी लोगों को अपनी राय रखने का पूरा हक है, और लोग तभी ये समाज आगे बढ़ता है। मैं एक मरतबा फिर हमारे आज के ख़ास मेहमान, खुसूसी मेहमान भाई डॉक्टर नरेंद्र नागरवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज का वक्त निकाला और हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, और बहुत अहम बातें और बहुत खुलकर आपने दिल की गहराइयों से और जज्बात के साथ बहुत सी बातों का यहाँ तज़किरा किया। इंशाअल्लाह हमारे लिए ये बहुत मुफीद साबित होगा, और हम मिलजुल कर इंशाअल्लाह इस समाज को सही रुख पर ले जाने और हमारे मुल्क को इन ख़तरात से बचाने की कोशिश इंशाअल्लाह हम सब मिलकर करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को उस ख़तरनाक रुख पर जाने नहीं देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।